कहानी में वस्तु और शिल्प, तो जो इसके प्रमुख बिंदु हैं उसको पढ़ते हैं। कहानी का स्वभाव या चरित्र। कहानी में घटना का होना जरूरी है। मनुष्य का वह अनुभव जो घटना की परिधि में आता है, घटना के माध्यम से व्यक्त होता है और इस भांति कि हम उसे प्रसन्नता अथवा दुख के अनुभव की भांति याद करते हुए कहानी के निकट समझा जा सकता है। उदाहरण से यथासंभव बचते हुए हम सोचें कि प्रत्येक विशिष्ट अनुभव का एक बिंदु शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु होता है। कल मैं सुबह घर से निकला तो जानते हैं क्या हुआ? यह कहिए तो सुनने वाला हर व्यक्ति रुककर पूछेगा, बतलाइए क्या हुआ। साथ ही जो घटना घटी वह वर्णन के रास्ते पर स्वभावतः आगे चलती है। सुनने वाला पूछता है, फिर इस तरह एक अन्य खास बिंदु पर वर्णन समाप्त भी हो जाता है। वर्णन के समाप्त होने के आसपास संतोष महसूस करते हुए हम अपना सिर भी हिलाने लगते हैं। हमें इस वर्णन को सुनना अच्छा लगता है। सामान्य तौर पर दो काल बिंदुओं के बीच सिमटा यह वर्णन कहानी समझा जा सकता है, जो घटना के इर्द गिर्द घूमता है। यह भी सोचे कि कहानी का एक महत्वपूर्ण सिरा यद्यपि पाठक है, लेकिन दूसरा सिरा भी उतना ही मूल्यवान है। वह सिरा है स्वयं कहानी का लेखक। उक्त रोचकता और संतोष की अनुभूति अन्य स्तर पर लेखक को भी होती है। आज के वरिष्ठ कथाकार सतीश जनवानी निम्न वक्तव्य रखे हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। कहानी की रोचकता का प्रभाव दो स्थानों पर दो तरह का होता है। पाठक के लिए कहानी प्रसन्नता और संतोष का विषय होती है, तो लेखक के लिए वह अन्य स्तर पर सार्थकता और प्रेरणा का विषय है। यहाँ मेरा आशय केवल उस सकारात्मक अनुभूति की तरफ इशारा करना है जिसे अपने काम के मध्य अर्जित करता है, लेकिन साथ ही यहाँ एक विशेष परिवेश में कहानी की भूमिका और मूल्यवत्ता का भी जिक्र है। कहानी में रोचकता और सार्थकता। कहानी की भांति प्रस्तुत वर्णन में रोचकता का तत्व प्रधान होता है। कि यह रोचकता क्या है? रोचकता का संबंध पाठक श्रोता द्वारा घटनाक्रम में प्रवेश करने से है। कल्पना के सहारे पाठक श्रोता महसूस करता है कि घटना असल में उसके साथ हो रही है। वह घटना का एक महत्वपूर्ण पात्र बन गया है। यह इंद्रियकृता का महसूस कराने का मसला है। कहानी सफल इसी आधार पर मानी जाती है कि वह पाठक और श्रोता को अपनी दुनिया में खींच लाती है। इस तरह कहानी एक तरह का नशा पैदा करती है। कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति भूल जाता है कि वह असल में कहाँ खड़ा है, अपनी वास्तविक दुनिया में या फिर कहानी की दुनिया में। संभवतः इस कारण कहानी की चर्चा करते समय तिलिस्म, यारी, जादू जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ एक सवाल उठता है, कल्पना का रिश्ता केवल कहानी से ना होकर पूरे साहित्य से होता है। फिर कहानी की व्याख्या में कल्पना को विशेष महत्व क्यों दिया जाए? बल्कि यह कहा जा सकता है कि कहानी की निःशब्द कविता में कल्पना या कल्पनाशीलता की भूमिका निर्णायक होती है। इस प्रश्न के जवाब में अपनी ओर से मैं कहूँगा कि निसंदेह कविता में कल्पनाशीलता की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जहाँ तक कहानी का संबंध है उसमें विवरणों का सामंजस्य कल्पनाशीलता के अतिरिक्त तीक्ष्णता प्रदान करता है। घटना तत्व में विवरणों के संकेत निहित हैं। घटना के विवरण सामान्य जीवन के बहुत निकट होते हैं। मसलन हर व्यक्ति जानता है कि विवरण कहीं ऊपर से नहीं आते, बल्कि उनका एक वास्तविक भौतिक आधार होता है। फिर जाहिर है कि इस आधार में एक साथ नैतिकता को महत्व एक साथ वे पक्ष भी आते हैं जिनकी प्रासंगिकता कभी कम होती है और कभी ज़्यादा। कुछ लेखक नैतिकता को महत्व देते हैं, कुछ सफलता को और कुछ अन्य प्रकृति को। साथ ही महत्व
देने के अनुपात में उनके विवरण बदलते हैं और विशेष संदर्भ में विवरणों की मात्रा भी बदलती है। इस तरफ तर्क को आगे बढ़ाएं तो इसमें जैसे कि ऊपर कुछ पहले इशारा किया गया है, दो रास्ते खुलते हैं। एक है रोचकता का, जिसे किंचित स्पष्ट किया गया है। दूसरा रास्ता अपेक्षाकृत सूक्ष्म है और उसका जुड़ाव पाठक द्वारा सिर हिलाने अर्थात उसकी सहमति और समर्थन से है। इसकी भी संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक है। जब पाठक में सहमति का भाव पैदा होता है, वो अपनी दुनिया में लौटता दिखता है कि कहानी वाली बातें न केवल वास्तविकता में मौजूद है और बल्कि वास्तविकता को आकर्षक भी बना रही है। इस तरह कहानी पाठक को वास्तविकता के पक्ष में खड़ा करने का माध्यम बनती है। वास्तविकता इसलिए भी आकर्षक मालूम पड़ती है कि उसका अंदरूनी सच पाठक के लाभार्थ घटनाक्रम के बीच उभर आता है। अर्थात कहानी सिर्फ रोचक न होकर वैचारिकता उत्पन्न करने का साधन बनती है। दुनिया का तर्क समझ में आने लगे और साथ ही वह पाठक को अपने वास्तविक परिवेश के विषय में सोचने को बाध्य करे तो कहानी का उक्त रोचकता दुगनी हो जाती है। अब कहानी के इतिहास की बात करें, जहाँ उसकी वस्तु और रूप का मिश्रित मर्म छिपा है, जिस कारण साहित्य में रोचकता निहित है, उसी से साहित्य के खतरनाक होने का भी पता चलता है। वास्तविक संसार से निकलकर कल्पना के संसार में प्रवेश करना व्यक्ति के लिए सपने लेने का बायस बनता है। कल्पना की दुनिया मोहक होती है और कहानी में रमने का सुख व्यक्ति को नैतिकता से दूर ले जाता है। नैतिकता का अर्थ ही बंधन में बंधना है, ताकि सामान्य लोग मानसिक स्तर पर सामाजिक नियमों के गुलाम बने रहें। यह साहित्य या कथा का नहीं, समाज का तर्क है। जिस सिर हिलाने या विद्यमान हो को समर्थन देने की बात ऊपर कही गई है, उसमें यह भी निहित है कि श्रोता या पाठक वास्तविक समाज की सच्चाई पहचान कर उसके अनुचित पक्षों को नकारना शुरू कर दें। इससे भी आगे समाज का प्रबुद्ध वर्ग जो शासकों की कृपा पर पलता है, साहित्य में यह संभावना देख सकता है कि उसका इस्तेमाल अन्य जनता को प्रभावित करने के लिए हो। कहानी परंपरा के बारे में यह सोचना स्वाभाविक है कि कहीं उसकी आख्यान शैली नीति नियमों के प्रचार के लिए न विकसित की गई हो। इस नज़रिए से देखने पर पंचतंत्र की कहानियाँ शिक्षा का माध्यम अधिक लगती हैं। मनोरंजन वहाँ केवल साधन की तरह इस्तेमाल हुआ है। वास्तविकता भी यही है। कहानी रोचक होती है, घटना प्रधान होती है, लेकिन साथ ही वह सामाजिक नियमावली को पुष्ट करने का एक कारगर तरीका भी सिद्ध होती है। इस तरह कहानी की वस्तु एक विशेष दिशा में ले जाने वाले सामाजिक सोच का पर्याय है। कहा जा सकता है कि भारतीय कथा परंपरा में दृष्टिवादी होने का पक्ष काफ़ी प्रबल है। कथा और कथावाचन का स्थापित तरीका धार्मिक और परंपरावादी सोच को अधिकाधिक ग्राह्य बनाना है। वस्तु और शिल्प का सैद्धांतिक पक्ष कला से किंचित बाहर जीवन की जटिलता और संश्लिष्टता की तरफ ले जाता है। हम पाते हैं कि लेखक एक तरफ कला के क्षेत्र में सक्रिय होता है और इस तरह वह नई नई कहानियाँ, नए नए आख्यान करता है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी के सामान्य लोगों की भांति जिंदगी जीते हुए समाज की व्यापक मुश्किलों और समस्याओं से रूबरू होता है। जिंदगी के बीच इस दूसरे स्तर पर सक्रिय रहने में उसे अतिरिक्त लाभ यह होता है कि गहरी संवेदनशीलता और बौद्धिक क्षमता के कारण वह जीवन के बदलावों को महसूस भी करता है और उनके गणित को समझता भी है। इस निरंतर घट रहे बदलावों पर नज़र टिका पाने के कारण वह कहानी के विवरणों को भी सघन बनाने में सफल होता है। इस प्रक्रिया में उसकी विवेकशीलता समृद्ध होती है और धीरे धीरे वह समाज को वैचारिक सांस्कृतिक नेतृत्व देने की स्थिति में आ खड़ा होता है। इतिहास के एक विशेष चरण में वह अपनी भूमिका को लेकर भी सक्षम और सजग हो जाता है। इस तरह देखिए कि कितनी चीज़ें उसके व्यवहार के दायरे में आ जाती हैं। पहले हम सामाजिक जीवन के विवरणों की चर्चा करें। ऐसा नहीं कि कहानी में कोई भी
विवरण लाया जा सकता अथवा कोई भी विवरण कहानी पर आरोपित किया जा सकता, लेकिन जीवन स्थितियों में निरंतर होने वाले बदलावों के कारण कहानीकार की नज़र अपने आप नए सवालों पर टिकती है। धीरे धीरे इन सवालों को महत्व भी पहले की निस्बत अधिक मिलने लगता है। समय के चलते समाज के नए विषय और अंतर्विरोध कहानीकार की दृष्टि के संक्षेप में कला अथवा साहित्य की वस्तु कहा जाता है। इस वस्तु की खासियत यह होती है कि इसका अपना चरित्र होता है और कहानीकार इस वस्तु को एक बिंदु से आगे नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि अनेक अवसरों पर वस्तु के मूल चरित्र द्वारा परिचालित होता है। इसी तरह उसके हाथों लिखी जा रही कहानी भी उस वस्तु द्वारा परिचालित होती है। कहानी पढ़ते समय पाठक का ध्यान इस नई वस्तु की ओर जाता है और इसके दबाव में वह नए ढंग से सोचने को विवश होता है। वस्तु से अभिप्राय है समाज के केंद्रीय सवालों, सरोकारों और पक्षों की संपूर्ण उपस्थिति और उनकी संपूर्ण अनुशासनकारी प्रवृत्ति। जहाँ तक शिल्प का संबंध है, वह काफ़ी दूर तक कहानीकार अथवा साहित्यकार द्वारा नियमित परिचालित होता है। व्यापक तौर पर शिल्प का चुनाव तथा उपयोग लेखक स्वयं करता है और उसके उपयोग के लिए जिम्मेदार भी उसे ठहराया जाता है। पात्रों की परिकल्पना, स्थितियों के चुनाव, कहानी के आरंभ और अंत के निर्णय, संवादों अथवा वर्णनों की प्रधानता, तय किए जाने के पक्ष आदि चीज़ों के लिए स्वयं लेखक अपना लेखकी अधिकार इस्तेमाल करता है। पाठक अथवा आलोचक द्वारा मिलने वाली प्रशंसा का अधिकारी वही होता है, लेकिन शिल्प भी मनमानेपन की गुंजाइश एक सीमा से आगे नहीं होती। चूँकि लेखक अपने वक्त की वृहत रुचियों से अनुशासित होता है, यदि वह अतिरिक्त मनमानी चलाने लगे तो पाठक की स्वीकृति पाने में सफल न होगा। इस अनुपात में उसकी अपील में भी कमी आएगी। वह व्याख्या तथा बहस हमें अमूर्त लग सकती है और यह अमूर्त है भी, लेकिन यहाँ प्रस्तुत तर्क की केंद्रीय उपस्थिति किसी कहानी के भीतर पहचानी जा सकती है। इसे रेखांकित करने के लिए हमें हिंदी की एक कहानी का उपयोग करें तो आलोचना के इस महत्वपूर्ण पक्ष को जानने में मदद मिलेगी। प्रसिद्ध लेखक यशपाल की कहानी पराया सुख का उदाहरण। वस्तु और शिल्प को केंद्र में रखते हुए अपनी व्याख्या यशपाल की चर्चित कहानी पराया सुख से करें। यह कहानी यशपाल की कहानी संग्रह ज्ञान दान में प्रकाशित हुई थी। उन दिनों यशपाल रचना और यथार्थ के अंतर संबंधों पर चिंता कर रहे थे और मानते थे कि लेखक की दृष्टि निरंतर अपने बदलते परिवेश पर केंद्रित रहनी चाहिए। और मसलन यशपाल ने ज्ञानदान की भूमिका में लिखा कि हम एक माप निश्चित करके वस्तुओं की नाप लेते हैं। नाप ही हमारी धारणा में वस्तुओं के परिचय और स्थिति का आधार होता, परंतु यह माप है क्या? माप का अपना अस्तित्व क्या है? एक गज या एक सेर हमारे अनुमान और धारणा में निश्चित सीमा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उनका परिणाम और आयतन जितना है उससे कम या अधिक भी हो सकता था। अन्य वस्तुओं के अस्तित्व की एक धारणा निश्चित करने के लिए उपयोगी होकर भी माप का अपना कोई स्वतः पार्थिव अस्तित्व नहीं है, यह केवल मान्यता ही है। यशपाल के इस वक्तव्य की अनेक बातें उपयोगी हैं। उनकी सार्थकता साहित्य में मौजूद वस्तु और शिल्प का आकार प्रकार का उजागर करने में है। मसलन जिसे हम जीवन का सच कहते हैं, उसे जानने समझने के लिए हम ऐसी धारणाओं का प्रयोग करते हैं जिनका अपना कोई स्वतः पार्थिव अस्तित्व नहीं है। समझने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली धारणाएं असल में मान्यताएं ही हैं और इस अर्थ में वे मनुष्य निर्मित और कृत्रिम हैं, लेकिन साथ ही उनकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी मदद से हम जीवन का सच देख पाते हैं। जीवन से जुड़कर उसे देख और परख कर हम उसका भीतरी स्वभाव समझ पाते हैं।
कृत्रिम मान्यताओं की जो भूमिका जीवन में है, क्या वही साहित्य के संदर्भ में सही नहीं है? साहित्य के माप या मानदंड जीवन के मानदंडों जैसे साहित्य के संदर्भ में सही नहीं है, मानदंडों जैसे होते हैं और उनके समानांतर सक्रिय होते, क्या इसे अस्वीकार किया जा सकता है? और इस सवाल को समझें और किंचित रुककर इस पर विचार करें। मसलन क्या जीवन और साहित्य का गहरा संबंध नहीं है, और यदि है तो जीवन की परख साहित्य की परख से किसी न किसी रूप में जुड़ ना जाएगी? अपने जवाब से मदद लेकर अब हम साहित्य के व्यापक स्तर से हटें और कहानी संबंधी विषय पर आए। कहानी का एक माप या मानदंड उसकी रोचकता है और दूसरा मानदंड उसका जीवन जैसा होना है। इसकी ओर ऊपर संकेत किया गया है। हम यह भी ध्यान रखें कि रोचकता और जीवन जैसा होना हमारी पसंद नापसंद निजी दृष्टि पर आधारित होता है। यदि यह एक सीमा तक हो तब भी होता तो है ही। जो भी हो, हम इन दो मानदंडों का इस्तेमाल करके कहानी के गुण और चरित्र का बखान कर सकते हैं। इन्हीं दो मानदंडों का इस्तेमाल करके यशपाल ने अपनी कहानी पराया सुख गढ़ी है। चूँकि यशपाल सजग कथाकार हैं, इस नाते हम पाते हैं कि उनके संदर्भ में गढ़ना एक बेहद सार्थक शब्द है। आइए देखें पराया सुख में क्या कहा गया। पराया सुख का घटनाक्रम और ताना-बाना। पराया सुख के दो प्रमुख पात्र मिस्टर सेठी और उर्मिला हैं। सेठी अधेड़ उम्र का अविवाहित पुरुष है, उर्मिला संघर्षशील मध्यम वर्गीय विवाहिता स्त्री। उर्मिला का पति मामूली सरकारी नौकर है और पति पत्नी छोटे पुत्र सहित सीमित परिवार के दायरे में सामान्य संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही इस परिवार की सामान्य संतुष्टि में कुछ ऐसा छुपा है जो वहाँ के अभावों को अधिक देर तक नज़र से परे नहीं रख सकता। मध्य वर्ग ऐसी स्थिति में यह मूल कमजोरी की भांति विद्यमान है। कहानी में प्रेम त्रिकोण तब बनता है जब पहाड़ी इलाके में यात्रा के दौरान एक दिन सेठी और उर्मिला लंबा समय साथ गुजारते हैं। इस स्थिति के व्यापक अनुशासन में सेठी उर्मिला की ओर आकृष्ट होता है। आकर्षण पाठक को पूरी तरह अस्वाभाविक लगता है, लेकिन लेखक को इस अस्वाभाविकता से कोई परेशानी नहीं है। जिस कृत्रिम मानदंड की ओर यशपाल ने अपने व्यक्तित्व में इशारा किया वह कहानी में स्पष्ट देखा जा सकता है। मिस्टर सेठी ने मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी स्वयं बनाई और इस तरह वह निर्धनता से धनी बनने की मंजिल तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे। कहानी में सेठी की कर्मठता और लगन से मिली उन्नति को सफलता की मिसाल कहा जा सकता है। कहानी का वाचक पात्र के स्वर मिलाकर उक्त मंजिल तक पहुंचने की कहानी इन शब्दों में कहता है। पिता के देहांत के कारण एक FA में पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना, जीविका का कोई उपाय न पाकर जगह जगह भटकना, एक ठेकेदार के यहाँ 20 रुपये माहवार पर 24 घंटे हड्डी तोड़ परिश्रम, दूसरे ठेकेदार का काम ठेके पर करना और बड़ा ठेकेदार बन जाना, एक के बाद एक दूसरा ठेका। जिस रुपए के लिए उसे दर दर मारा फिरना पड़ा था, वही रुपया हजारों लाखों की तादाद में उसके हाथों से आने जाने लगा। रेल के पुल के ठेके में एक मुश्त 2.5 लाख का मुनाफा। सेठी ने जीवन में एक चीज रुपए को पहचाना था। रुपए की चाह में उसने दिन को दिन और रात को रात न समझा था। आज वह लखपति है। हम यहाँ ध्यान रखें कि वाचक और पात्र के इस स्वर को लेखक ने सतही आधुनिक विचारधारा का वाहक बनाया है। तभी सेठी को सब कुछ मिल गया, फिर भी वह अंदर से खाली है। जीवन में मिली आर्थिक सफलता के बावजूद सेठी को अपनी बेचारगी और दयनीयता तब समझ आती जब वह सामने छोटी गृहस्थी का सुख भोगते उर्मिला और उसके शिशु को देखता है। यह एक भरी पूरी जिंदगी है जो सेठी को नसीब नहीं। वह यद्यपि जानता है कि विवाह करके गृहस्थी बसाना उसके लिए कभी मुश्किल न था। जो व्यक्ति इतना बड़ा कारोबार खड़ा करने में सक्षम हुआ, उसके लिए किसी भी स्त्री से विवाह करना संभव था। लेकिन उसकी समस्या दूसरी थी। वह विवाह में विश्वास न करता। इसके विपरीत उसे विवाह की दुनिया में आधुनिक सफलता केंद्रित दुनिया का छलावा नजर आता था। लेखक के शब्दों में सेठी को घर
घेर कर प्रेम और प्रणय के कितने ही अभिनय हो चुके थे। उन लचीली या मुग्ध आंखों में उसे केवल रुपए का लोभ दिखाई दिया, उसे फंसाने का यंत्र। यह सब देखकर वह भीगी मक्खी क्यों निगल जाता। उसे किसी ने आकर्षित नहीं किया। वह उन्हें गुड़ की भेली पर मंडराने वाली मक्खियों और तितलियों की तरह हका देता था। इस प्रकार उसका लक्ष्य था रुपया। उर्मिला के प्रति सेठी के आकर्षण में जो चीज शामिल है उसका संबंध एक तरफ उर्मिला के सीमित संसाधनों से और दूसरी तरफ सेठी की अपनी आर्थिक शक्ति से। धन के बल पर वह उर्मिला उसके पूरे परिवार को खरीद सकता है। सेठी की मानसिकता पर पूंजी हावी है। वह अपनी शर्तों पर इस परिवार से गलत सही सब चीजें मनवा सकता है। यही वह करता है। आधुनिक युग में धन क्या कर सकता है, यशपाल इसका उदाहरण पराया सुख में दिखलाते। सेठी को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कहानी में केंद्रीय स्थान मिला है। मसलन वह उर्मिला के पति को अपनी कंपनी में अधिक वेतन पर नौकरी देता है, उर्मिला द्वारा घर के लिए कर्ज की अदायगी करता है और उसके परिवार को समृद्धि के नए स्तर पर प्रतिष्ठित करता है। लेकिन इसके लिए जो शर्त रखता है वह है, सेठी ने कह दिया कि अपनी संपूर्ण संपत्ति बल्लू को दे देगा, परंतु उस संपत्ति में बल्लू का कोई हिस्सेदार नहीं आना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ था कि उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर सेठी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। वह उसे छुए या न छुए, बल्लू भी उसी का है, मदन भी उसी का है और उर्मिला सबसे पहले उसकी है। यहाँ सेठी के माध्यम से कही जाने वाली टिप्पणी पर गौर करें। इसमें विशेष ध्यान खींचने वाले शब्द संपूर्ण संपत्ति दे देगा, हिस्सेदार, कोख पर ताला और अधिकार। ये चारों पूंजी से ताल्लुक रखते हैं। सेठी स्वयं पूंजी के कब्जे में रहकर काम करने वाला अदना मोहरा है और इस तथ्य ने उसकी भाषा बदल दी है। दूसरी तरफ उसकी इच्छा प्यार पाना न होकर उर्मिला पर कब्जा जमाना है, बल्कि इससे भी आगे उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रखना है। जीवन में संतुष्टि की उसकी परिभाषा ये है। इस बिंदु पर पूछा जा सकता है कि पराय सुख की वस्तु असल में क्या है और किस भांति आज का पाठक उससे भावात्मक अर्थ में जुड़ सकता है। इसका जवाब यह है कि 20वीं सदी का भारतीय समाज नए विचार, सूत्र और मानदंडों को गढ़ने में लगा है, जिनके अनुसार परंपरागत संस्थाओं का टूटना या बदलना अनिवार्य है। नई स्थिति में धन का वर्चस्व धन के वर्चस्व के कारण हुआ है, जो कारक की तथा जीवन के सब स्तरों पर असर डाल रहा है। कहानी के घटनाक्रम में यह चीज स्पष्ट दिखती है। भावना के स्तर पर चीजों को समझे तो अधेड़ व्यक्ति की मानसिकता में स्त्री देह को वश में करना महत्वपूर्ण है, न कि प्रेम की परिधि में संबंध कायम करना। इससे भी आगे पराया सुख में संबंध बनाना उद्देश्य नहीं बल्कि सौदा करने पर बल है। जाहिर है सौदे के असर में मनुष्य का चरित्र बदल जाता है। वह मनुष्य न रहकर क्रय विक्रय के बनी जिसकी में तब्दील हो जाता है। मुख्य पात्र सेठ की समझ में अनुरूप ढली इस कहानी में शुरू से अंत तक सौदे का तर्क है, सौदे की शब्दावली है। कहानी के गठन को समझने की कोशिश करते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि पूरे घटनाक्रम की शुरुआत स्टेशन पर एक अपरिचित विवाहित महिला के सेठी द्वारा देखे जाने से हुई है। यह क्षण सेठी के निर्णायक सिद्ध होता है सेठी के लिए, जब नई योजना का बीज उसके मस्तिष्क में जन्म लेता। पूरी कहानी इस योजना को फलीभूत होने अथवा किए जाने की है। इस गठन के अंतर्गत विशेषकर उर्मिला एक पात्र है जो सक्रिय भी है और असहाय भी। कहानी में निरंतर दिख रही है लड़ाई सेठी और उर्मिला के बीच पलने वाली लड़ाई है। यद्यपि तय है कि उक्त लड़ाई में विजय सेठी की होगी, चूंकि उसके पास धन का अस्त्र है। फिर भी यशपाल जिस भांति संघर्ष की प्रक्रिया दिखलाते हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि रचना में व्यक्तिगत और व्यापक दोनों का प्रभावी
और अर्थपूर्ण निर्वाह हुआ है। यह शिल्प का ऐसा निर्वाह है जो एक साथ निबंध और रचनाशीलता को जोड़ने में होता है। इस अर्थ में यह कहानी सेठी और उर्मिला की भी है और उस समाज की भी जिसमें पूंजी की ताकत उसके भरपूर अंदाजा में परखा गया है, यानी संघर्ष की प्रक्रिया को निबंधात्मक सहारे प्रस्तुत किया गया है, जो शिल्प का पक्ष है, और दूसरी तरफ समाज की व्यापक सच्चाई का केंद्र में रखते हुए लेखक की समझ के आधार पर एक रूपक तैयार किया गया है। यदि यह रूपक तैयार न किया जाता तो कहानी सेठी या उर्मिला के व्यक्तित्व से परिचित होकर मात्र दो व्यक्तियों की कहानी बन जाती परिचालित होकर मात्र दो व्यक्तियों की कहानी बन जाती। हिंदी कथा आलोचना इस कहानी को विषय बनाकर कई चीज़ें कही गई है। इनमें से ज़्यादातर नकारात्मक है। कारण यह हो सकता है कि 1925 के दशक में न सिर्फ पारंपरिक लोकप्रिय कहानी पर हमला किया जाता था, बल्कि उद्देश्यपरक कहानी को कोशक की नज़र से देखा जाता था। जिस लेख का मैं हवाला दे रहा हूँ वहाँ कहानी पर नकलीपन का आरोप लगाया गया है। इस कहानी को प्रगतिशील रचना माना गया है, जिसमें जीवन और यथार्थ दोनों को ध्यान में रखा जाता है। इससे पहले कि मैं उस विवरण को प्रस्तुत करूँ, एक सामान्य बात कहना आवश्यक है। प्रगतिशील रचना उद्देश्य परक होती है और वह पाठकों को उसकी चेतना के विकास स्तर को देखते हुए लिखी जाती है। प्रगतिशील रचना का उद्देश्य किसी दृष्टिकोण को अनुचित और किसी अन्य को उचित बतलाना होता है, ताकि पाठक उसे पढ़कर लाभान्वित हो सके। प्रगतिशील रचना में उद्देश्य के अधीन ऐसी लेखक के संदेश मिलता है जिसे स्वीकार करने की प्रेरणा पाठक को दी जाती है। दूसरी ओर कला और स्वतंत्रता के हामी रचनाकार यह मानते हैं कि कथा रचना में पात्रों को स्वयं विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार लेखक के लिए कहानी की अपनी आंतरिक संगीत को पहचानना आवश्यक है। संगति को पहचानना आवश्यक है। वहाँ पात्र को उनके हाल पर छोड़ना होता है, ताकि पढ़ना वाला व्यक्ति पात्र की शक्ति और सीमा को अपनी कहानी में प्रस्तुत पात्र के मनोवैज्ञानिक सच को और उसकी परिवेशगत स्थिति को पूरी तरह जानता हो। यह तर्क अंततः उद्देश्य और सामाजिक सार्थकता जैसे तत्वों की रचना के लिए बाहरी एवं अनुपयोगी मानता है। ऐसा तर्क रूपवाद और कलावाद के अंतर्गत तो दिया ही जाता है, किन्हीं संदर्भों में वास्तविक और सच्चाई के नाम पर भी दिया जा सकता है। 1950 और 60 के दशक में यह काम नई कहानी को परिभाषित करते समय भी किया गया। नई कहानी पूरे आवेग से शिल्प का सवाल उठाकर कहती थी कि कथा में शिल्प का प्रयोग की रचना की आंतरिक आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। यहाँ शिल्प और विषय दोनों के बारे में किंचित विस्तार से विचार करना निश्चय ही उपयोगी सिद्ध हुआ, लेकिन इस कहानी पर एक अन्य तरह भी विचार संभव है। यही वह पक्ष है जिसका हवाला नकारात्मक आलोचना के सिलसिले में ऊपर दिया गया। मसलन कथाकार और समीक्षक मार्कंडेय अपनी चर्चित पुस्तक कहानी की बात में यशपाल कहानी जीवन के लिए शीर्षक का इस्तेमाल करके अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। इस शीर्षक से चौंकिए नहीं। मार्कंडेय का ऐतराज यह जान पड़ता है कि कहानी को जीवन के लिए नहीं होना चाहिए, चूँकि तब कथा के अंतर तत्व की हानि का भय है। वह कहते हैं कि जीवन कुछ अजीब सा शब्द है, विशेषतः कहानी पर बातचीत के सिलसिले में। अगर यह कहा जा सकता है कि कहानी राम के लिए, कहानी मनोहर के लिए या कल्लू मल्लू अथवा सेठ गोपीचंद के लिए है, तो बात समझ में आती है, क्योंकि इनमें से किसी को आप ज़रूर जानते हो सकता है कि आप खुद इनमें से किसी एक
खुद उनमें से कोई एक हों और यह जानकर निराश हो उठते हैं कि भाई यह कहानी मेरे लिए नहीं है। जीवन साहब तो जरा ऊंचे आदमी हैं, चलते फिरते खाते पीते। ऐसे ही समय आदमी पल भर को अपनी ओर लौटता है। सवाल यह है कि क्या वह कभी अपने जीवन की मूल सच्चाइयों तक पहुंच सकता है, जहां से सामाजिक और आर्थिक क्रांति के रास्ते पर अग्रसर हो सके। यशपाल उत्तर देते, फिलहाल नहीं। परायसुख नामक कहानी के ठेकेदार सेठी से अप्रत्याशित परिस्थिति में मुलाकात होने के बाद उसके सौम्य व्यवहार और प्रेमी का सुख तो विवाहिता उर्मिला लेती रही, लेकिन वह यह नहीं कह सकी कि अपने पति मदन को छोड़कर सेठी से ब्याह करने की बात सोचती, जबकि मदन के बारे में पूरी कहानी में एक बार भी सहानुभूतिपूर्वक नहीं सोचती। यदि इस कहानी में यशपाल ने अपनी प्रगतिशील दृष्टि को वास्तविकताओं के अंतर संघर्ष में डालना होता तो शायद परंपराओं और रूढ़ियों में जकड़ी नारी की लाचारी का यह मार्मिक पक्ष सामने आता कि वह चाहे उसकी शारीरिक और मानसिक संभावनाएं कितनी ही प्रबल क्यों न हो, वह तो उसी की होकर रहेगी जिसके साथ उसकी सप्तपदी हो चुकी है। यशपाल की पराया सुख कहानी का यह वैकल्पिक पाठ है। इस टिप्पणी में जिन बीज शब्दों की मदद से गढ़ा गया यह कहानी मेरे लिए नहीं, आदमी पल भर के लिए लौटता है और इस तरह के जितने भी हैं, अतः संघर्ष अवश्य हो। वह चाहती है कि कहानी के पात्र में अंतः संघर्ष अवश्य हो। आलोचक कहानी में ऐसी वस्तु ढूंढना चाहता है जो पाठक के वर्तमान से जुड़ी हो। फिर रूप को लेकर भी मार्कंडेय के आग्रह है कि मार्कंडेय का कि वहाँ विचार करने और सोचने पर बल हो और पात्र लाचारी का पक्ष तीव्रता से उभरता हो। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी की भाषिक संरचना।